अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर जयपाल एनकाउंटर पर यह बड़ी खबर। बंगाल एसटीएफ पंजाब पुलिस को रिपोर्ट सौंपेगी। 9 जून को एनकाउंटर की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि 9 जून को यह एनकाउंटर हुआ था। अब इसकी रिपोर्ट तैयार कर ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। एनकाउंटर से जुड़े सभी तथ्यों का जवाब दिया जाएगा। जयपाल के परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए हैं और जयपाल का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। परिवार की तरफ से दोबारा पोस्टमार्टम की मांग उठाई गई। इस बीच बड़ी खबर, बंगाल एसटीएफ पंजाब पुलिस को रिपोर्ट सौंपेगी। 9 जून को हुए एनकाउंटर की रिपोर्ट तैयार हो रही है। एनकाउंटर से जुड़े सभी तथ्यों को दिया जाएगा। जयपाल के परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हैं। मनोज, जानकारी मिल रही है कि बंगाल एसटीएफ पंजाब पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, क्या और जानकारी मिल पाई है? देखिए सुदेश, अब कई इसमें चीजें सामने आई हैं, कई तथ्य सामने आए हैं, जो कि जयपाल भुल्लर के जो पिता हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं एनकाउंटर पर, एसटीएफ पर, पुलिस पर, कि जब इनको लाया गया, जयपाल भुल्लर के शव को यहाँ लाया गया, तो उसके शव को जब फॉर्मेलिटी करने के लिए खोला गया तो कई जगह पर गहरे निशान थे, जैसे कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करके फेक एनकाउंटर जो है वो किया गया। लेकिन उसके साथ साथ हालांकि प्रशासन को उन्होंने लिखित में डीसी को दिया कि इसका दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ, और लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको वापस ये जवाब मिला है कि एक बार पोस्टमार्टम होने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जगह अगर हम बात करें तो जो एसटीएफ है वेस्ट बंगाल की, जिन्होंने जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया, ओक्कू के साथ मिलकर, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि 9 जून को किस तरह से, कैसे ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कितने बजे रैकी की गई, कितने बजे वहां जवान पहुंचे, कितने वहां जवान मौजूद थे, उनके पास क्या क्या वेपन थे, और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स में, जिस घर में वो रह रहा था, वहां पर किस तरह से उसको रैकी की गई। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो वो कॉम्प्लेक्स है काफी बड़ा है, करीब 20,000 से भी ज्यादा जो लोग हैं वहां पर रहते हैं, कोई से ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी जवान जो है वो लगाए गए थे। और मौका दिया गया, जो गैंगस्टर्स हैं जयपाल भुल्लर और जसप्रीत सिंह जस्सी, उनको किस तरह से मौका दिया गया, किस तरह से पहले फायरिंग हुई, किसने फायरिंग पहले करी, ये सारी चीजें एक बारीकी, क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने ऑपरेशन के बाद क्या क्या चीजें वहां से बरामद की, जो वेपन थे वहां से कितने बरामद हुए, जो कैश है 8 लाख कैश बताया जा रहा है, कितना कैश वहां से बरामद हुआ, एक एक चीज जयपाल भुल्लर के बैग में से, और क्या क्या पाकिस्तानी कनेक्शन निकला, क्या क्या चीजें, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके एक एक बारीकी चीज की जो रिपोर्ट है, सीआईडी ने किस तरह से काम किया और कितने लोगों को डिटेन करके पूछताछ की, ये सारी रिपोर्ट जो है वेस्ट बंगाल की टीम तैयार कर रही है और इस हफ्ते पंजाब पुलिस को सौंपेगी। एक अहम रिपोर्ट ये हो जाती है सुदेश, क्योंकि जिस तरह से ये एलिगेशन जयपाल के परिवार वाले उठा रहे हैं कि इस तरह के हमारे बेटे को पहले मारा गया, बुरी तरह से उसके जख्म हैं, उसके घाव हैं, उसके बाद उसको मारा गया, ये सारे सवालों का जवाब, हालांकि जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है वेस्ट बंगाल की तरफ से, वहां के डीजी हैं, जो आला अफसर है, जो पुलिस ऑफिसर है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और वही रिपोर्ट पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को, आला अफसर्स को दी जाएगी, और एक एक बारीकी की चीज, हालांकि एक बड़ी एलिगेशन जरूर है, जयपाल भुल्लर जो गैंगस्टर था उसके परिवार का एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, और शायद इस रिपोर्ट के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब भी परिवार को मिल जाएंगे जिनको लेकर शंकाएं हैं। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो गैंगस्टर जयपाल एनकाउंटर पर बड़ी खबर, बंगाल एसटीएफ पंजाब पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बाकायदा बताया जाएगा कि 9 जून को क्या क्या हुआ था, किस तरीके से कैसे एनकाउंटर किया गया दोनों गैंगस्टर का। एनकाउंटर से जुड़े सभी तथ्यों को साझा किया जाएगा। आपको बता दें कि जयपाल के परिजनों ने इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए हैं। उनका आरोप है कि पहले मारपीट की गई, फिर एनकाउंटर किया गया। और अब बात करते हैं यमुनानगर की, जहां पुलिस स्टेशन में ही जमकर लात घुसे चले। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल दहेज उत्पीड़न के मामले में काउंसलिंग के लिए महिला थाने पहुंचे दंपति के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच थाना परिसर में ही जमकर लात घुसे चले। यमुनानगर की रहने वाली एक 28 साल की महिला की शादी कुछ समय पहले पंजाब के बठिंडा में हुई थी। महिला के मुताबिक शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज के लिए तंग करने लगे। महिला थाने में
दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इसी बीच दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि जमकर लात से चले। वो वीडियो आपको ये दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों पक्ष जो यहाँ काउंसलिंग के लिए महिला थाने पहुंचे थे, किसी बात को लेकर इनमें पहले तनातनी हुई और फिर जमकर लात से एक दूसरे पर बरसाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तस्वीरें भी साथ में, जहां पुलिस स्टेशन में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यमुनानगर के पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। दहेज उत्पीड़न का मामला था। इसमें एक दंपत्ति को काउंसलिंग के महिला थाने बुलाया गया था और इसी बीच इन दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, तनातनी हुई और फिर मारपिटाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर की रहने वाली 28 साल की युवती की शादी कुछ वक्त पहले ही पंजाब के बठिंडा में हुई थी। इस युवती का आरोप की शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहे थे। महिला थाने में दोनों पक्षों को इन्हीं आरोपों के बाद बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए, लेकिन दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि जमकर लात मुंह से चलने लगे। खबर दादरी से, जहां गैंगवॉर में एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार लोगों ने साहुवास गांव के सरपंच संदीप कुमार को गोलियों से भून दिया। सरपंच का शव कपूरी गांव की पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में मिला। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को वारदात स्थल से रिवॉल्वर के अलावा दर्जनों कारतूस भी बरामद हुए हैं। संदिग्ध सरपंच के परिवार को पुलिस ने सुरक्षा भी दी है। बावजूद इसके संदीप की दिन दहाड़ी हत्या हो गई। हाँ, ये सूचना मिली थी कि ये जो कपूरी पहाड़ी है, जो मंदिर है, मंदिर के अंदर एक क्या नाम है उसका, संदीप प्रीत सिंह साहुवास के जो लड़का है, ये सेवा वगैरह करे करता है, उसको अज्ञात व्यक्ति द्वारा फिलहाल जो सामने आया, जो गोली मार के उसकी हत्या कर दी मौके पर। हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए बयानबाजी का दौर जारी है। आशा कुमारी समेत कई नेता खुले तौर पर वीरभद्र सिंह को ही एकमात्र नेता बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद पर बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस का हाथ का निशान और विचारधारा ही चेहरा है। वीरभद्र सिंह के साथ मतभेद थे, लेकिन उन्हें बैठकर बातचीत कर सुलझाया है। साथ ही गुटबाजी पर कहा कि कुछ नेता टेलीफोन पॉलिटिक्स करते हैं, पार्टी 110% एकजुट होगी। वीरभद्र जी हमारे सम्मानित नेता है, 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी का जो हाथ का निशान है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो सबसे बड़ा चेहरा है। सबसे बड़ा विचारधारा ही सबसे बड़ा चेहरा होती है और हाथ का निशान ही सबसे बड़ा नहीं। वीरभद्र सिंह जी एक समय था और हम उन परिस्थितियों के अनुसार बात करें। आज हम उनकी लंबी उम्र शिखर स्पर्श होने की कामना करते हैं और कहेंगे कि जल्दी स्वस्थ हों और फिर पार्टी के कार्य में जुड़े, ये हमारी उम्मीद है और हम आशा भी करते हैं। जहाँ तक हाथ का निशान की बात है, अगर पार्टी के किसी नेता के पास हाथ का निशान नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उसके साथ नहीं है, तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आशा कुमारी जी ने साफ कहा। आशा कुमारी जी राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब की प्रभारी रही है, उनकी बात पर मैं क्या कह सकता हूँ। तिब्बत को पूरी तरह से कब्जाने की मंशा पाले चीन ने अब तिब्बत में एक और नया पैंतरा खेल दिया है। चीन अब तिब्बत के लोगों को भाषाई आधार पर शिकस्त देना चाह रहा है, यानी चीन की भाषा को तिब्बत के लोगों पर पूरी तरह से थोप कर वहां के लोगों को अपने रंग में रंग देना चाहता है, ताकि आने वाले कल को वहां मौजूद कोई भी नस्ल न तो तिब्बत की आजादी की बात कर सके और न ही इस राष्ट्र की आधारभूत संरचना और आत्मा को खोज सके। दरअसल वर्तमान में साल 2014 की जनगणना के मुताबिक तिब्बत की जनसंख्या 31,80,000 के करीब है, जो कि तिब्बत की अपनी मूल भाषा का ज्ञान रखती है। लेकिन उनका ज्यादातर जो पठन पाठन होता है, पढ़ाई लिखाई का काम होता है, वो मंदारिन भाषा में हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ तमाम सरकारी आदेश भी अब धीरे धीरे इसी भाषा में किए जा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, परवाणु में हिमाचल बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम ये लगा है। हिमाचल एंट्री पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। चेकिंग के चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मैदानी इलाकों से लोग बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि देश अनलॉक हुआ तो उधर हिमाचल में भी बंदिशें हटा ली गई। उधर मैदानी इलाकों में गर्मी की वजह से और काफी दिन तक लॉकडाउन रहने की वजह से लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। परवाणु में हिमाचल बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। कई किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि यहां पर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। हिमाचल एंट्री पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर नजर आ रही हैं। आपको तस्वीरें दिखा रही हैं कैसे मैदानी इलाकों से पहाड़ों का रुख करने वाले सैलानियों के वाहन यहां कतारों में खड़े हैं। कई किलोमीटर तक कुछ यूं ही नजारा यहां पर, क्योंकि काफी दिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हिमाचल के बॉर्डर बाहर के लोगों के लिए बंद रहे, पर्यटकों के लिए बंद रहे। अब जैसे ही वहां पर छूट मिली है, बंदिशें हटाई गई हैं, बड़ी तादाद में लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सोलन से मेरे सहयोगी कीर्ति कौशल जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट लेंगे। कीर्ति, लंबी लंबी कतारें यहां पर दिख रही हैं बॉर्डर पर, फिलहाल क्या अपडेट है? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे परवाणु बैरियर है, परवाणु बैरियर पर ये कल से ही जो रश है लगना शुरू हो गया था, लेकिन कल कम था, लेकिन आज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वीकेंड्स है। वीकेंड्स पे जो लोग हैं, पर्यटक है, वो लगातार काफी मात्रा में और संख्या में निकल रहे हैं। और ये इसकी मुख्य वजह ये है कि जो ई पास में अब सिर्फ फॉर्मेलिटी ही रही है ई पास की, और उसको तुरंत पास कर दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति हिमाचल में एंटर कर सकता है। ये इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है ताकि जो होटल्स इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो कहीं और भी ज्यादा घाटे में न चले जाए, तो उनको मद्देनजर रखते हुए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए ये ई पास की जो इजी कर दिया गया है उसकी कार्यप्रणाली को। तो यही वजह है कि जो काफी पंजाब है, हरियाणा है, पूरे देश से जो लोग हैं वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं। और ये काफी समय से जो पर्यटक थे वो अपने घरों पर कैद थे और उनको अचानक लगा कि हिमाचल बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि वहां पर जो मामले हैं कोरोना के वो भी बहुत कम है। और यही वजह है कि वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं। होटल्स भी यहाँ पर क्योंकि खाली है, काफी समय से यहाँ पर जो पर्यटक है वो नहीं आए थे, तो उसमें भी जो होटल इंडस्ट्री है उनके द्वारा भी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो काफी आकर्षित करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया गया है। शुक्रिया यही वजह है कि जो परवाणु बैरियर के लिए तो लंबी लंबी कतारें परवाणु बैरियर पर आपको नजर आ रही हैं। बड़ी तादाद में लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और वीकेंड है, इस वजह से भी बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि लंबी लंबी कतारें वाहनों की यहाँ हिमाचल बॉर्डर पर लगी नजर आ रही है।